डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पदखंड की 10वीं कविता, जिसका शीर्षक है अधिनायक, और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो आइए सबसे पहले रघुवीर सहाय से हम आपका परिचय कराते हैं, फिर हम कविता की बात करेंगे। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार हैं, जिनके रचना कर्म और पत्रकारिता का आगे की पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं और वे अनेक कारणों से बहुमूल्य मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय ने विश्व साहित्य से अनेक कृतियों का, विशेष रूप से नाट्य, कथा आदि विद्याओं की कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है, जो उनके रचना कर्म का ही एक अनिवार्य अंग है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनके साहित्य में पत्रकारिता और उनकी पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर पड़ा। उनकी कविताएं आज़ादी के बाद, विशेष रूप से सन 60 के बाद, भारत के तस्वीर को समग्रता से पेश करती हैं। उनकी कविताएं नए मानव संबंधों की खोज करना चाहती हैं, जिसमें गैर बराबरी, अन्याय और गुलामी न हो। उनकी समूची काव्य यात्रा का केंद्रीय लक्ष्य ऐसी जनतांत्रिक व्यवस्था की निर्मिति है जिसमें शोषण, अन्याय, हत्या, आत्महत्या, विषमता, दासता, राजनीतिक संप्रभुता, जाति धर्म में बटे समाज के लिए कोई जगह न हो। जिन आशाओं और सपनों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उन्हें साकार करने में जो बाधाएं आ रही हों, उनका निरंतर विरोध करना उनका रचनात्मक लक्ष्य रहा है। वे जीवन के अंतिम पायदान पर खड़े होकर अपनी जिजीविषा का कारण अपनी संतानों को कुत्ते की मौत मरने से बचाने की बात कहकर अपनी प्रतिबद्धता को मरते दम तक बनाए रखते हैं। रघुवीर सहाय की कविता ऊपर कथित अपने परिवेश से उलझकर और उसके प्रति अनुभूत सच्चाई की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ही अपना औचित्य और सार्थकता हासिल करती हैं। कई बार यह प्रतिक्रिया निर्मम, तीखी और दाहक भी उठती है, पर ऐसा हरगिज नहीं होता है कि इस निर्ममता और दाहकता के लिए कवि अपने पीठ ठोके, इसमें रस या सुख पाए, इसे अपनी राजमुद्रा बना ले। अब हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अनिवार्य है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 को हुई थी। इनका जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश था। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय था, जो एक शिक्षक थे। इनकी शिक्षा MA तक हुई अंग्रेजी भाषा में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से। इनकी विशेष रुचि संगीत सुनना और फिल्में देखना था। अगर गतिविधियों की बात करें तो अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किए और उसका संचालन भी किए। अगर सम्मान की बात करें तो लोग भूल गए हैं, इनकी एक रचना थी, लोग भूल गए हैं। उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और वृत्ति की बात करते हैं तो इनकी वृत्ति मुख्य रही पत्रकारिता। नवजीवन से ये पत्रकारिता का आरंभ किए, फिर समाचार विभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली, और फिर नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली में ये विशेष संवाददाता हुए। 1979 से 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक, जो नई दिल्ली से प्रकाशित होता है, उसके प्रधान संपादक रहे। भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे। इनकी कृतियों पर विचार करते हैं। इनकी कविता
दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में ये शामिल हुए। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरोध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। इनकी कहानियों की बात करें तो उनके नाम है सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथा स्थिति नहीं। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी किए। संपूर्ण रचनावली खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। अब बात करते हैं हम कविता की। ये एक व्यंग रचना है और व्यंग के माध्यम से ये कवि जो है समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का जो विषमता है, सामाजिक विषमता राजनीतिज्ञों के कारण, उसका इन्होंने इसमें चित्रण किया है। राष्ट्रगीत में भला कौन है वह, भारत भाग्य विधाता, फटा सुथाना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये कविता की पहली 4 पंक्तियां हैं। ये प्रश्न के रूप में पूछते हैं कि हम लोग जो राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, तो ये भारत का भाग्य विधाता कौन है? कवि प्रश्न के माध्यम से पूछता है कि कौन है भारत का भाग्य विधाता? जिसका गुण एक हरचरना नाम का लड़का जो फटा हुआ हाफ पैंट पहनकर और 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन गाता है। ये है भारत की असलियत कि अधिनायकों का गुण गाने वाला बच्चा जो है उसके शरीर पर सही ढंग से कपड़े भी नहीं हैं। हरचरना स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है। इसी पर कवि प्रश्न करता है कि राष्ट्रगीत में वह कौन भारत का भाग्य विधाता है जिसका गुण पुराने ढंग की ढीली ढाली हाफ पैंट पहने हुए एक गरीब हरचरना गाता है। कवि का कहना है कि राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फटा सुथाना पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुण गान किया जा रहा है। जब लोकतंत्र में जनता मालिक है तो फिर अधिनायक किसे कहा जा रहा है? मखमल टमटम बलम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। कवि प्रश्न करता है कि वह कौन है जो मखमल टमटम बल्लभ तुरही के साथ, माथे पर पगड़ी एवं चंवर के साथ तोपों की सलामी लेकर ढोल बजाकर अपना जय जयकार करवाता है। अर्थात सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट वाले भड़कीले रोब दाब के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहा है। आगे कवि कहता है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कवि प्रश्न करता है कि वह सिंहासन पर यानी मंच पर बैठा
और दूर दूर से नंगे पैर और नर कंकाल की भांति दुबले पतले लोग आकर उसे तमगा एवं माला पहनाते हैं। कौन है वह जनगण मन अधिनायक महाबली, जिसे डरे हुए लोग रोज जिसका गुणगान बाजा बजा कर करते हैं। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका। ये लोग डर के मारे, इनका मन नहीं करता है कि उस आदमी का बाजा बजा कर ये लोग स्वागत करें, राजा महाराजा की तरह उसका सम्मान करें, लेकिन डर के कारण उनको ऐसा करना पड़ता है। आइए अब आपके लिए कविता का भावार्थ जो हम दिए हैं उसको समझा देते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। यह एक व्यंग्य कविता है। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि और पत्रकार हैं। इस कविता में आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इसमें सत्ताधारी वर्ग के प्रति तिक्त कटाक्ष भी है। आज़ादी के वर्षों बीत जाने के बाद भी आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। वह आम आदमी का प्रतिनिधि है जो राष्ट्रीय त्यौहार के दिन अपने विद्यालय में झंडा फहराए जाने के जलसे में फटा सुथाना पहने राष्ट्रगान दोहराता है, जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। कवि का संयंत्र व्यंग इस अधिनायक शब्द पर है। जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय और नए लेक्चर के साथ, 11वीं कविता के साथ। तब तक के लिए आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे चैनल को अब तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले मिले। पसंद आए शेयर करें और इसे अपने दोस्तों में। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।